हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हैं? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि VBT। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी को लाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? कहीं ना कहीं हमारी जो VSEPR थ्योरी थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी। क्या थी? कुछ कमियां थी जिनके वजह से हमें फिर दूसरी थ्योरी लानी पड़ी जिसको हम नाम देते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, इसमें क्या होता है कि सपोज दैट सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं, पहला पॉइंट जिसमें पढ़ेंगे, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंपली जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो बनता है, यह हमें पहले से पता था, लेकिन उनके ऑर्बिटल का भी मिक्सअप होता है, ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये बताया था हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड आर formed by overlapping of atomic orbital। ठीक है, तो अभी तक हम जानते थे, इसके पहले इस थ्योरी के पहले हम जानते थे कि जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। हाँ, ये बात तो सही है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो कहीं ना कहीं उनके ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल भी मिक्सअप होते हैं, ओवरलैप करते हैं। भाई एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे, ओवरलैप होंगे, तभी तो उनके इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्बिटल वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, अगर उन स्पेस का मिक्सअप नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी नहीं हो सकती। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से वीबीटी थ्योरी ने पहला पॉइंट जो कहा है, उन्होंने कहा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म आर by overlapping of atomic orbital। ओके, गुड। अब उसके बाद उन्होंने कहा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म जो हो रहा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से फॉर्म हो रहा है। अच्छा अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। ठीक है, वो ये भी बता रहे थे कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो उन्होंने दूसरा पॉइंट में ये कहा कि कहीं ना कहीं जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, क्या है? जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन में होंगे, वो ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सेकंड पॉइंट लिखेंगे, हैशटैग डाल के सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे आप, ठीक है, only half filled orbital which have electron with opposite spin। क्या होगा? ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में एक बात और देखना है, ये जो थ्योरी है वीबीटी थ्योरी, वो सबसे पहले जो है पॉलिंग के द्वारा यूज की गई थी। ठीक है,
ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको याद रखें, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के रूप में आप इसे पढ़ सकते हैं कि जो पॉलन के द्वारा जो है इस थ्योरी को यूज किया गया था। समझ में आ गया? अच्छा, तो पहले पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो केवल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि उसके एटॉमिक ऑर्बिटल भी ओवरलैप करते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने क्या कही थी कि तो ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल which have electron with opposite spin, मतलब केवल और केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही मिक्सअप करेंगे और उनके पास क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। मतलब कि जैसे कि ये है एक एटॉमिक ऑर्बिटल, समझ में आ गया? अच्छा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, चलो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाफ फील्ड है, क्या है, हाफ फील्ड है, तो कहेंगे हाफ फील्ड भी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है। अच्छा, जो दूसरा ऑर्बिटल मिक्स करेगा इसके साथ, ओवरलैप करेगा, वो मान लो ये है ऑर्बिटल, ठीक है, तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे साइड, अगर इसकी अप साइड है तो उसकी डाउन डायरेक्शन में होनी चाहिए, और अगर ये डाउन डायरेक्शन में है तो ये अप डायरेक्शन में होना चाहिए, तो कहेंगे ऑपोजिट स्पिन में होना चाहिए, तब जाके ये दोनों ऑर्बिटल मिक्सअप कर सकते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अब ये क्यों होना चाहिए कि भैया इनका अपोजिट स्पिन क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई अगर इनका स्पिन की डायरेक्शन अगर सेम हो गई तो कहीं ना कहीं ये जो है एक ही ऑर्बिटल में स्टेबल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। क्या होता है? रिपल्शन होता है। उसकी वजह से इनका अपोजिट डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में हो गए तो दोनों की डायरेक्शन सेम, ठीक है, तो कहेंगे दोनों के बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। इसलिए जो है वो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, जो क्या होंगे, हाफ फील्ड होंगे और जिनका अपोजिट स्पिन होगा, मतलब उनकी स्पिन की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए कि अगर एक अप साइड जाएगा तो दूसरा डाउन साइड जाना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया? इस प्रकार से ये बॉन्ड या ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल के साथ जो है स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं अपोजिट स्पिन में। अगर सेम स्पिन में होंगे तो कहीं ना कहीं इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं रह पाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपकी समझ आ गया। पहला पॉइंट था कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। सेकंड पॉइंट था ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, ठीक है। ये अब ओवरलैप करने की कंडीशन थी, क्या थी कि जो है एटॉमिक ऑर्बिटल जो है हाफ फील्ड होने चाहिए और उनके पास जो इलेक्ट्रॉन हो वो अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। ठीक, अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, चलो यहीं पर डाल देते हैं थर्ड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट था तो ओवरलैपिंग must be less than 50%, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था उनका, जो ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की वो केवल एक ऑर्बिटल के 50%, मतलब आधे से कम में होगी। किसमें होगी? क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं तो फुली 100% एक दूसरे से ओवरलैप कर जाए, क्या कर जाए, ऐसा नहीं होगा कि वो एक दूसरे से 100% ओवरलैप कर जाए। यदि 100% ओवरलैप कर गए तो कहीं ना कहीं उनके न्यूक्लियस क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा पास हो जाएंगे और जिसके कारण उनमें क्या होगा, न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो कहीं ना कहीं रिपल्सिव फोर्स ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं रह पाएंगे। क्या नहीं रह पाएंगे? स्टेबल नहीं रह पाएंगे। और अगर स्टेबल नहीं रह पाएंगे तो अगर वही स्टेबल नहीं है तो क्या उनका बॉन्ड स्टेबल हो सकता है या उनका बॉन्ड मजबूत हो सकता है या स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड अच्छी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जहां रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा वहां जो है बॉन्डिंग क्या होगी, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। समझ आएगा? जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल दूं, आप किसी दोस्त से बहुत अच्छी दोस्ती रख रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, जैसे सपोज आप किसी से प्रेम करते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के प्रेम के बीच में उसका कोई दोस्त आ जाता है तो आपको क्या लगता है, देखो तो
ऐसा लग रहा है कि कबाब में हड्डी आ गई हो, क्या लगता है कि सर कबाब में हड्डी आ गई। तो जिस प्रकार से वो आपको हड्डी की समान चुभता है, इसी प्रकार जो ओवरलैपिंग है, अगर जो न्यूक्लियस ज्यादा करीब आ गए तो कहीं नहीं उनके बीच में क्या होने लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगने पर लगता है। ठीक है, समझा गया। तो कहने के जो ओवरलैपिंग होगी वो मस्ट बी लेस देन 50%, मतलब 50% से कम ही ओवरलैप करेंगे। जैसे कि सपोज एक ये ऑर्बिटल से एक ये एटम मान लो और ये दो दूसरा एटम मान लो, ठीक है। अब इनको ओवरलैप करना तो ये केवल इतने में ओवरलैप करेंगे, हो गई ओवरलैपिंग। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जो ऐसा नहीं कि इसके अब जैसे सपोज इसका ये न्यूक्लियाई है, क्या है न्यूक्लियाई, ये इसका न्यूक्लियाई, तो कहीं ना कहीं ये इसका न्यूक्लियाई यहाँ होगा इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं इनके न्यूक्लियस के बीच में थोड़ी डिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स उतना काम नहीं कर पाएगा, इसलिए थोड़ा ये बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा या स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड थोड़ी अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन सपोज अगर 50% से ज्यादा कर ले, सपोज यहाँ देखो आप ये हो गए, अब इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई, सपोज इतनी ओवरलैपिंग हो गई, तो ये इसका और ये इसका, अब ये देखो इनके बीच में कितनी कम डिस्टेंस है, और जैसे ही डिस्टेंस कम है अब ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स क्या लगाएंगे, ये इसको दूर भगाएगा और ये इसको दूर, तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड को अनस्टेबल कर देगा। तो कहीं ना कहीं जो बॉन्डिंग होनी चाहिए हमारी या ओवरलैपिंग होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं 50% से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 50% से कम होनी चाहिए। समझ में आ गया? ओके, इस तरह से हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो मेरे साथ दोहराते रहिए, तुरंत तुरंत बोलते हुए जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म आर बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर से दोहराएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सेकंड पॉइंट, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल व्हिच हैव इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ठीक है, फिर से दोहराइए, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल व्हिच हैव इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ठीक है, तो इस प्रकार के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या होगा, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। ठीक है, तो इस तरह से 3 पॉइंट कवर हो गए हमारे। अब चौथा पॉइंट क्या कहा था, ये देखिए, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है भाई। तो उन्होंने जो फोर्थ पॉइंट कहा था, उन्होंने कहा था कि if तो उन्होंने फोर्थ पॉइंट या डायरेक्टली लिख लो क्या हो, तो उन्होंने कहा था ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के। तो उन्होंने कहा जितना ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतना ज्यादा जो है बॉन्ड मजबूत बनेगा, स्ट्रेंथ मतलब थोड़ी मजबूती उसके अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के। तो मतलब बॉन्ड कितना मजबूत बनेगा ये डिपेंड करेगा उसकी ओवरलैपिंग पे, कि ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी उसकी ज्यादा होगी। अच्छा, अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर पहले आपने बताया था कि जो है कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा हुई ओवरलैपिंग तो न्यूक्लियस पास में आ जाएंगे, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा और जिसकी वजह से वो बॉन्ड स्टेबल नहीं रह पाएगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि भैया ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, मतलब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगी। लेकिन
ठहरो, ये ओवरलैपिंग की भी कोई सीमा है। क्या है? ओवरलैपिंग की भी कोई सीमा है। ठीक है, अब आप कोई भी चीज हो, चाहे जितनी अच्छी हो, ठीक है, सपोज कोई चीज हो जो बहुत अच्छी हो, मतलब बहुत पौष्टिक वाली हो, लेकिन अगर उसको भी आप एक्सीस अमाउंट में ज्यादा खा जाएंगे, बहुत ज्यादा खा जाएंगे, तो वो भी आपको जो है नुकसान पहुंचा सकती है। समझ में आ गया? जैसे अगर आप दवाई है, आप बुखार की टैबलेट है, तो आपको जितना बुखार है उस हिसाब से आपको गोली खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ले आए कि आपको बुखार है तो आप मेडिकल से खरीद आए दवाइयों की पूरी एक किट खरीद के लाए और आपने पूरी की पूरी एक बार में खा ली, तो कहीं ना कहीं वो दवाई भी जो आपको फायदा करने वाली थी वो भी नुकसान कर जाएगी ना, है ना? तो वही चीज होती है इसके साथ भी। ठीक है, तो ओवरलैपिंग ज्यादा होनी चाहिए, ये बात अच्छी है, लेकिन ओवरलैपिंग की सीमा कहां तक है? केवल 50% से कम तक, मतलब 49% तक ओवरलैपिंग हो रही तो ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, लेकिन जैसे ही ओवरलैपिंग 50% से ज्यादा हुई तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? कमजोर कर देगा। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं जब तक 50% नहीं हो रहा है तब तक ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा हो, ठीक है, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ इट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ओवरलैपिंग होगी वो ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के। ठीक, या यूं कहें कि हम बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बॉन्ड लेंथ भी कर लो, यहां पर क्या कर लो? बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? चाहे साइज कह दो चाहे बॉन्ड लेंथ कह दो। ठीक, अच्छा, जैसे कि सपोज दैट ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, ये उनकी न्यूक्लियस। अच्छा, जो कोवलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ नापी जाती है वो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है। क्या होती है? दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। मान लो ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, इनके बीच की डिस्टेंस की क्या होती है? बॉन्ड लेंथ होती है। समझ आ गया? तो जैसे इनके बीच में बॉन्ड लेंथ मान लो कितनी है? 5 माइक्रोमीटर। ठीक, ठीक है, अगर सपोज है दूसरा कोई और ये है आपस में, अब ये क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच की क्या है? डिस्टेंस कम है। तो देखो, जितनी ज्यादा कम डिस्टेंस होगी मतलब ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा हुई है। कहीं ना कहीं ये समझिए कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगी तो उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस उतनी कम रहेगी, और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम मतलब कि ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है। ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है तो कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड अच्छी होगी। लेकिन जैसे ही जो लेंथ बढ़ेगी, सपोज दैट ओवरलैपिंग हो रही है इनके बीच में, ऐसे ये हो रही है, अब सपोज दैट इनके बीच में, अब ये देखो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी ज्यादा है ना? कितनी ज्यादा डिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं सबसे मजबूत बॉन्ड बनेगा इसमें। सपोज दैट इसको फिगर हम ए कह दे दें, इसको बी कह दो और इसको सी, तो कहीं ना कहीं ए वाले फिगर में ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड अच्छी होगी। बी वाले की जो है ए वाले से कम होगी लेकिन सी वाले से ज्यादा होगी, लेकिन सी वाले की सबसे कमजोर होगी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी क्या है? बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसका मतलब उसकी ओवरलैपिंग कम हुई है। ओवरलैपिंग कम हुई है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी कमजोर बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, गुड। ठीक, अब एक चीज और समझ लो कि जैसे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जितनी ज्यादा होगी, मतलब बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत होगा उसको तोड़ने में एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी। भाई देखो कि सपोज दैट एक दीवार है जो बड़ी मजबूत से बनाई गई है, उसमें छड़ वड़ वगैरह सब लगाई गई हैं और बहुत अच्छा मसाला लगाया गया है, बढ़िया नई क्वालिटी की बनाई गई। और एक दीवार है जो बरसों पुरानी है,
मतलब चटक कटक गई, उसमें थोड़ी क्रैक्स वगैरह आ गए हैं, ठीक है, और बहुत पुरानी है, उसमें काफी प्रकार के फंगस भी लग चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस दीवार को गिराने में आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन जो मजबूती से बनाई गई अभी दीवार है नहीं, उसको तोड़ने में आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो मतलब जो जितनी ज्यादा मजबूत चीजें होती हैं उनको तोड़ने में उतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो उसी प्रकार से स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जितनी हाई होगी, मतलब बॉन्ड की मजबूती जितनी ज्यादा होगी, उसको तोड़ने में एनर्जी भी उतनी ज्यादा लगेगी। तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो बॉन्ड एनर्जी आप सब जान गए, बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है। समझ में आ गया? तो जिस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। समझ में आ गया? गुड। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जितनी ज्यादा होगी, मैंने कहा बॉन्ड जितना मजबूत होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत होगा उसको तोड़ने में एनर्जी भी उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उसको तोड़ने में एनर्जी भी उतनी ज्यादा लगेगी। जैसे कि सपोज है दो प्रेमी, बहुत आपस में गहरा संबंध है, बहुत प्रेम है दोनों के बीच में, तो उन दोनों के प्यार के बीच में खटास लाने के लिए, किसी मंत्रा को लाने के लिए उसको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, उसको बहुत षड्यंत्र करने पड़ेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं। और जो पहले से ही उनके उसमें खटपट हो रही हो उसको तोड़ना बहुत आसान होगा आपके लिए, कहीं ना कहीं, ठीक, समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से है कि बॉन्ड जितना मजबूत होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी आपको, ठीक है, गुड। अब एक और पॉइंट पढ़ेंगे हम। अब हम ओवरलैपिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जैसे डाल दें टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक, ठीक है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओनली टू टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है। पहली होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, हेड ऑन हेड, ठीक है, ओवरलैपिंग, ठीक है। दूसरी जो होती है वो होती है पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है, या इसको हम कहते हैं साइड बाय साइड, ठीक है, ठीक। तो जो पहली ओवरलैपिंग होती है उसको हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। दूसरी जो होती है पैरेलल ओवरलैपिंग और या साइड वाइज ओवरलैपिंग। अच्छा, ये क्या होती है? जैसे कि सपोज है, अगर ये है, ये है, अगर इन हाथों को ऐसे ऐसे करके ऐसे पकड़ा जाए, ठीक है, सही है, या ऐसे ऐसे करके ऐसे पकड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं इन हाथों के बीच में क्या बन गया? एक मजबूत बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? एक मजबूत। लेकिन अगर सपोज इसके हाथों को अगर ऐसे जोड़ा जाए तो क्या इतना मजबूत बन पाएगा क्या? ऐसे जोड़ा जाए, ठीक है, या ऐसे पकड़ लो आप, तो ये क्या हो गई? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। और ये क्या हो गई? हेड ऑन हेड, हेड ऑन हेड, हेड ऑन हेड। ये हो गई क्या? हेड ऑन हो गई, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये दोस्ती अपना टूटेगी, ठीक है। तो ये जयवीरू की जोड़ी है। क्या है ये जयवीरू की जोड़ी है और ये कभी टूट नहीं सकती। और ये जो साइड बाय ओवरलैपिंग होती है ये हमारे नेताओं की है, हमारे पॉलिटिशियन की दोस्ती, ये दोस्ती का बॉन्ड है। ये ओवरलैपिंग किसकी है? दो नेताओं के बीच में, जो कभी भी पलट सकती है, ठीक है। जिस प्रकार से नेता कभी भी पलट सकता है उसी प्रकार ये बॉन्ड भी कभी भी टूट सकता है, ठीक है। तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग है, कहीं ना कहीं ये पैरेलली आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, और ये हेड ऑन हेड, कहीं ना कहीं इनका जो है
एक्सियल डायरेक्शन में, ठीक है, एक्सियल डायरेक्शन में बॉन्ड बन रहा है और इसका पैरेलल की डायरेक्शन में, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल ही आपस में जो है ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, पैरेलल ओवरलैपिंग, और ये हेड ऑन हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग। तो कहीं ना कहीं ये मैंने आपको बता दिया है कि जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत मजबूत बॉन्ड बनाती है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है। और जो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है या साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वो इतनी ज्यादा मजबूत बॉन्ड नहीं बना पाती, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मजबूत बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाती, इसलिए ये बॉन्ड जो है इसकी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है बहुत कम होती है और कहीं कहीं इसको तोड़ने के लिए भी एनर्जी ज्यादा नहीं लगेगी, मतलब जिसकी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कम मतलब उस बॉन्ड की मजबूती कम, बॉन्ड की मजबूती कम तो बॉन्ड एनर्जी होती है जिसको बॉन्ड को तोड़ने के रिक्वायर्ड होती है। तो जब अगर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड अच्छी नहीं होगी तो उसको तोड़ने की एनर्जी भी कम लगेगी, है ना। तो जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है उसमें ओवरलैपिंग काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उससे जो बॉन्ड बनता है उसकी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बहुत हाई होती है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड हाई होने के कारण कहीं ना कहीं उसमें जो है जो बॉन्ड एनर्जी लगेगी वो ज्यादा लगेगी, क्योंकि ज्यादा मजबूत चीजों को तोड़ने में ज्यादा लगती है। समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग जिसे हम हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, या पैरेलल ओवरलैपिंग जिसको हम साइड बाय साइड ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। तो अब और एक चीज और, जो छठा पॉइंट था इसमें ये फिफ्थ पॉइंट था, ठीक, समझ में आ गया। अब जो 7th पॉइंट है वो देख लीजिए। अच्छा टाइम बहुत हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जो है एक्सियल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग होती क्या है, इनसे कौन कौन से प्रकार के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो अगर देखो बेटा, हम सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका भी फर्ज बनता है हमारे लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और हाँ, हम बहुत जल्द आपके जो 12th के एग्जाम आने वाले हैं ना, तो बहुत जल्द ही जो है ऐसी चीज लाएंगे जिनका बिल्कुल तैयार नहीं, बिल्कुल 0% है बिल्कुल कोर्स में, ठीक है। या वो सोचते हैं कि आप कुछ नहीं पढ़ा, क्या होगा क्या होगा, तो कुछ नहीं, आप सबके लिए ला रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में आपके वो मेन टॉपिक्स कवर करा देंगे जो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं जो है उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी, क्योंकि जब एप्रिसिएशन मिलता है, किसी को अटेंशन मिलती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करता है। तो प्लीज आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया रही है लाइफ को अपनी पूरी एंजॉय कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।